गुड मॉर्निंग क्लास। चंदा क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने 2 क्लास में बताया आप लोगों को अगस्त काउंट के बारे में, समाजशास्त्र के बारे में, कैसे शुरुआत होती है, क्या होता है, उनकी अवधारणाएं देखा हमने, उनके सिद्धांत देखा। आज हम देखेंगे कि विज्ञानों का संस्करण क्या है। अगस्त काउंट ने विज्ञानों का संस्करण की बात किया है। देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो विज्ञानों के संस्करण की जब बात किया तो सबसे नीचे इन्होंने मैथ को रखा, यानी गणित को सबसे आधारभूत, सबसे दोषरहित विज्ञान और सामान्य विज्ञान और सबसे सरल विज्ञान के रूप में मैथ को इन्होंने पाया। सबसे नीचे इन्होंने मैथ को रखा। इसके बाद ये आते हैं एस्ट्रोलॉजी को रखते हैं इसके ऊपर, फिर फिजिक्स को रखते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर अंत में सोशियोलॉजी को रखते हैं। तो ये रहा विज्ञानों का इनका संस्करण। सबसे नीचे इन्होंने रखा मैथ को और सबसे ऊपर सोशियोलॉजी को रखा। लेकिन समझने की बात ये है कि ये जनरल सी बात है, इसको इन्होंने क्यों दिया, क्या ज़रूरत थी इसको देने की। हम इसका वर्णन तो देख लेंगे, लेकिन इसको क्यों दिया इन्होंने, ज़रूरत ये है हमें इसको समझने की। तो हम जानेंगे कि जब समाज जैसा होता है, समाज की उपज भी वैसे ही होती है, हमारी थिंकिंग वैसी होती है, हमारी कार्यशैली वैसी होती है, हमारी दिनचर्या वैसी होती है, हमारे साहित्य वैसे होते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा कि समाज साहित्य का दर्पण होता है। तो जैसा समाज होता है ठीक वैसे ही साहित्य होती है, वैसा ही साहित्य होता है। अब जब हमारा समाज अति सरल था, अति सामान्य था, तो मैथ जैसा विज्ञान था हमारे समाज में। मैथ को इन्होंने सबसे नीचे क्यों रखा और समाज को जोड़ कर कैसे दिखाया इन्होंने। समाज एक तरफ है, एक तरफ सारे विज्ञान हैं। हम दोनों का कंपेयर करके देखेंगे तो ये पाते हैं कि जिस तरह से विज्ञान है, विज्ञानों में हम मैथ से लेकर के सोशियोलॉजी तक आते हैं। मैथ क्या है, सबसे सरल है, सबसे सामान्य है और आत्मनिर्भर विज्ञान है। जिस तरह से गणित आत्मनिर्भर है, सामान्य है, साधारण है और दोषरहित है, और वहाँ से जब हम ऊपर बढ़ने लगते हैं तो सारे जो आगे जो सब्जेक्ट आते जाएंगे वो मैथ पर निर्भर होते चले जाएंगे। मैथ के ऊपर वाला जैसे एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी मैथ पर निर्भर हो जा रहा है। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमी भी जब आगे बढ़ता है तो फिजिक्स आता है। फिजिक्स क्या होता है, इन दोनों पर निर्भर हो जाता है। फिर फिजिक्स से जो आगे का विज्ञान आता है, केमिस्ट्री आती है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, ये फिजिक्स पर और एस्ट्रोनॉमी पर और मैथ पर, तीनों पर हो जाता है निर्भर। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी केमिस्ट्री पर निर्भर हो जाता है, फिजिक्स पर हो जाता है, एस्ट्रोनॉमी पर और मैथ पर हो जाता है। और सबसे ऊपर का जो विज्ञान है हमारा सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी क्या है, वो सब पर निर्भर कर जाता है। यानी ये जो विज्ञानों का संस्करण है, ये घटती हुई सरलता, मैं इसको लिख देता हूं, घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता, ये जो विज्ञानों का जो वर्गीकरण है, जो संस्करण है, ये घटती हुई सरलता या घटती हुई सामान्यता दोनों को देख सकते हैं, और आत्मनिर्भरता, जो हमारे ऊपर निर्भरता हमारी है, ये तीनों चीज़ें कम होती हैं। घटती हुई सरलता, घटती हुई सामान्यता, घटती हुई आत्मनिर्भरता, ये तीनों कम होता है। और बढ़ती हुई जटिलता, बढ़ती हुई विशिष्टता, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता के क्रम में इस विज्ञानों का पूरा वर्गीकरण इन्होंने दिया है। अब हम इसको समाज से जोड़कर देखेंगे। सिर्फ विज्ञानों की बात नहीं है, विज्ञानों के संस्करण की बात नहीं है, इसके माध्यम से इन्होंने समाज को क्या दिशा दिया है, समाज को क्या संदेश दिया है, क्या दिखाया है, समाज को जोड़ करके उसको हम देखेंगे। तो देखेंगे कि जब हमारा आरंभिक समाज था वो भी सरल था, यानी मैथ की तरह था। तो समाज एकदम सरल हुआ करता था, अपने ऊपर निर्भर हुआ करता था और एकदम सामान्य हुआ करता था। जैसा हमारा समाज, जैसे अब यूपी को ले लें, चाहे आप मुंबई को ले लें, महाराष्ट्र को ले लें, सब जगह समान्यता हुआ करती थी, सब सामान्य थे और सब आत्मनिर्भर हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे समाज गति करता है, प्रगति करता है, तो सरलता और सामान्यता कम होती है, विशिष्टता और जटिलता बढ़ती चली जाती है। जैसे हमारे समाज में क्या है कि पहले हम लोग अपना काम स्वयं करते थे, सारा काम, चाहे नहाना हो, खाना हो, कपड़े पहनना, और स्कूल जो हम आज बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए वो नहीं जाते थे, घर में ही पढ़ते थे, यानी सारा काम हम घर में ही अपने आप कर लेते थे। लेकिन जब समय बदलने लगा तो लोग स्पेसिफिसिटी आने लगी,
स्पेसिफिक लोग आने लगे, स्पेसिफिक जगह पर चीज़ें होने लग गई, तो इससे क्या होता है, सामान्यता कम होती है और विशिष्टता बढ़ने लग जाती है। तो ठीक वही चीज़ है कि जैसे विज्ञानों में मैथ सबसे सरल था, सबसे सामान्य था, सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर था। उसके बाद जो अगला विज्ञान आता है एस्ट्रोनॉमी, यानी जो वो क्या खगोल शास्त्र जो होता है। अब मैथ में क्या था कि आप हम यहाँ हो, चाहे अमेरिका में चले जाएं, चाहे पाकिस्तान चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, 2 + 2 = 4 ही होगा। 2 + 2 = 5 कहीं नहीं होगा। 2 + 2 = 3 कहीं नहीं होगा। तो सबसे दोष रहित विज्ञान था, सबसे सामान्य विज्ञान था, सबसे सरल विज्ञान था। तो हमारा समाज भी शुरू में बहुत सरल हुआ करता था, बहुत सामान्य हुआ करता था और आत्मनिर्भर हुआ करता था। तो इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण के माध्यम से समाज को बताया और समाज के अनुसार विज्ञान को बताया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू, तो हम ये विज्ञानों के वर्गीकरण के माध्यम से समाज को समझेंगे। फिर अब मैथ की बात हो गई कि 2 + 2 = 4 ही होता है। तो दोबारा आता है, इसके ऊपर आता है क्या है, एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है, तारों का अध्ययन, ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन और चांद सूरज, इन चीज़ों का अध्ययन करता है। किसकी कितनी दूरी है, किसको कितना समय लगता है उसका चक्कर लगाने, तमाम चीज़ों का अध्ययन जब करता है तो इसको क्या पड़ा, मैथ की ज़रूरत पड़ी। अब ऐसे ही हमारे समाज में देख लीजिए कि जैसे विवाह एक संस्था है, परिवार एक संस्था, नातेदारी है, शिक्षा के लिए स्कूल आ गया और कानून आ गए, कोर्ट कचहरी आ गई, थाने आ गए। ये सब क्या है, सब हमारी जब सरलता हमारी कम होती है, विशिष्टता बढ़ती जाती है, जटिलता बढ़ती जाती है, तो चीज़ों का निर्माण होता चला जाता है, तो लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही मैथ पर निर्भर हो गया एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी के आगे जो अगला विज्ञान आता है, फिजिक्स आता है। अब फिजिक्स को भी जब अध्ययन करना है तो ये भी चांद सूरज की बात करता है, फिजिक्स भी। ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी की बात करता है, सबकी बात करता है ये। तो ये क्या किया, इनसे भी उधार लिया और इनसे भी उधार लिया, दोनों के ऊपर बैठ गया, ये दोनों पर इसकी डिपेंडेंसी बढ़ गई, यानी इसकी अंतर्निर्भरता इन दोनों पर हो गई। अब इसके ऊपर जब हम जाएंगे तो केमिस्ट्री आ जाता है, केमिस्ट्री भी इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर निर्भर हो जाता है। बायोलॉजी भी इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर इनके ऊपर, यानी सबके ऊपर निर्भर हो जाता है। लेकिन सबसे ऊपर क्या है, सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी क्या है, ये सबके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे मैथ दोष रहित विज्ञान था, इसके बाद प्राकृतिक विज्ञान की बातें आ जाती हैं, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब नेचुरल साइंसेज आ जाती हैं। और इसके ऊपर क्या, सबसे ऊपर क्या है, समाज विज्ञान, यानी सोशियोलॉजी, सामाजिक विज्ञान की बात होती है, सबसे ऊपर है, यानी सबसे जटिल ये है। समाज सबसे जटिल है आज का युग। हम लोग आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता तक ये जैसे विज्ञान गया है, ठीक हमारा समाज भी आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता की तरफ बढ़ा है, सामान्यता से जटिलता की तरफ बढ़ा है, सिंप्लिसिटी से स्पेसिफिसिटी तक बढ़ा है। तो ये विज्ञानों के वर्गीकरण के माध्यम से अगस्त कॉम्ट जी यही समझाना चाहते थे कि जिस तरह से विज्ञानों का वर्गीकरण है, एक के बाद एक आते गया और सरलता कम होती गई, सामान्यता कम होती गई, विशिष्टता बढ़ती गई, जटिलता बढ़ती गई, उसी तरह से हमारा समाज भी प्रगति किया है। आज हमारा समाज सबसे जटिल समाज है। तो हमें बस यही समझने की ज़रूरत है, इन विज्ञानों के माध्यम से हमें समाज को समझना है। जैसे जैसे इन विज्ञानों का विकास हुआ वैसे हमारे समाज का विकास हुआ, जैसे इन विज्ञानों की सरलता घटी है वैसे हमारे समाज की सरलता घटी है, जैसे इन विज्ञानों की विशिष्टता बढ़ी है वैसे हमारे समाज की विशिष्टता बढ़ी है। हम खुद में ही देख लें, समाज को छोड़ अगर हम व्यक्ति के रूप में अपने आप को भी देखें तो हम कितने सरल हुआ करते। शुरू जब हम एक भ्रूण के रूप में थे तो सिर्फ इतने एक गोला के रूप में रहे होंगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ, हाथ पैर नाक कान मुंह निकलना शुरू हो गया, तो सामान्यता से जटिलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग जब बचपना में हुआ करते थे तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने देखी स्पष्ट बोल देते थे कि हाँ मैंने ऐसा देखा, किसी ने कुछ बोला तो हमने जाके वहाँ कह दिया कि हाँ फलाने ने ये कहा था। लेकिन जब हम धीरे धीरे संज्ञान होने लग जाते हैं, ज्ञान हमारा बढ़ने लग जाता है, तो हम थोड़ा जटिल होने लग जाते हैं। अब तो हमें ये समझ में आने लगता है कि नहीं ये बात हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कब कहना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या नुकसान हो सकता है, हम तमाम चीज़ों पे चिंतन करने लग जाते हैं। तो फिर हमें कब कहना है कब नहीं कहना है, फिर उसके अनुसार हम निर्णय लेने लगते हैं। तो ये क्या है, ये विशिष्टता है, ये जटिलता है, ये सामान्यता नहीं है। तो इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से इन विज्ञानों का वर्गीकरण अगस्त कॉम्ट ने बताया कि सामान्यता से जटिलता की ओर, सरलता से जटिलता की ओर, सामान्यता से विशिष्टता की ओर, आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर ये विज्ञान बढ़ता है, ठीक हमारा समाज भी ऐसे ही बढ़ा है।
पहले बहुत समितियाँ, संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें हुआ करती थी बहुत सामान्य हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे स्पेसिफिक होने लगा, लोग बढ़ने लगे, स्कूल खुलने लगे, कॉलेज खुलने लग गए और कंपनीज खुलने लग गई, इतनी सारी चीज़ें खुलने लग गई कि आदमी सामान्यता ख़त्म होने लगी। पहले इस तरह के लोग हुआ करते थे, सबके पास ज़रूरत की चीज़ें ही हुआ करती थी, एक समान सबका खाना था, एक समान रहना था, एक समान पीना था, सब कुछ था, मिट्टी के घर में लोग रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग जब कमाने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो लोगों के घर बनने लगे, बड़े बड़े, किसी के महल बन रहे हैं, किसी कुछ बन रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहा है तो कोई कार से चलने लग जा रहा है। तो सिर्फ इतनी बात समझने की ज़रूरत है, हम बार बार यही कह रहे हैं आप लोगों से कि जिस तरह से इन विज्ञानों का क्रम है, सरलता से जटिलता की ओर है, सामान्यता से विशिष्टता की ओर है, आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर ये विज्ञान बढ़े हैं, ठीक हमारा समाज भी ऐसे ही बढ़ा है। आत्मनिर्भरता से, सामान्यता से, सरलता से, जटिलता की ओर, विशिष्टता की ओर, अंतर्निर्भरता की ओर हमारा समाज बढ़ा है। पहले हम हर काम के लिए हम अपने ऊपर ही निर्भर रहा करते थे। आज क्या है, अगर हमारे कपड़े प्रेस कराने हैं तो हमें प्रेस वाले के पास जाना है, कपड़े साफ़ करने हैं तो हमें दुकानदार के पास जाना है, उससे साबुन ले आएंगे तब हम अपना साफ़ कर पाएंगे। बाल काटने के लिए हमें नाई के पास जाना पड़ेगा तो मेरा बाल कटेगा। यानी कोई भी चीज़ हो, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने लग गई है आज की इस युग में। तो ये है अंतर्निर्भरता, बिना उनके हमारा काम नहीं होगा, बिना उनके हमारा काम नहीं होगा, बिना हमारे उनका काम नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होने लग गए हैं। तो ये जो सोशियोलॉजी है, इसीलिए आपने देखा होगा इनका एक स्टेटमेंट है अगस्त कॉम्ट जी का कि विज्ञानों की महारानी कहा है अगस्त कॉम्ट को, इसको सोशियोलॉजी को विज्ञानों की महारानी इसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि महारानी जो होती हैं वो उनके लिए क्या, एक नौकर लगे हुए हैं, उनके हर काम के लिए एक एक नौकर लगे हुए हैं। एक नौकर उनको नहलाने के लिए लगी हुई हैं, तो एक खाना बनाने के लिए लगी हुई हैं, तो एक उनको सजाने के लिए लगी हुई हैं, तो एक उनको सुलाने के लिए लगी, तो उनको हवा दे रही हैं सोने के लिए। तो महारानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके एक काम के लिए कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग लगे हुए हैं। तो क्या हुआ, उनके ऊपर निर्भरता है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती हैं। अगर नौकर नहीं आई है तो नहा नहीं पाएंगी, जो दासी लगाई गई अगर वो नहीं आई तो खा नहीं पाएंगी। तो इसीलिए सोशियोलॉजी सबसे कुछ न कुछ उधार लेता है। ये मैथ से भी लेता है, बायोलॉजी से भी लेता है, केमिस्ट्री से भी लेता है, फिजिक्स से भी लेता है, एस्ट्रोनॉमी से भी लेता है। तो इसका केंद्रीय वस्तु जो है, इसको विज्ञानों का वर्गीकरण देने के पीछे जो अगस्त कॉम्ट का उद्देश्य है, जो बताना चाहा उन्होंने, वो यही बताना चाहा है कि जिस तरह से विज्ञानों का सामान्यीकरण से, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ा है, सामान्यता से विशिष्टता की ओर बढ़ा है, आत्मनिर्भरता से अंतर्निर्भरता की ओर बढ़ा है, ऐसे ही हमारा समाज भी विकास किया है। ठीक है, अब हम आते हैं जीव विज्ञान। समाजशास्त्र का सबसे नज़दीकी जो है वो जीव विज्ञान है। तो हमारा जो सबसे नज़दीकी होता है उससे हम बहुत कुछ लेते हैं। आप देखेंगे जो आपका पड़ोसी होता है, आप उससे बहुत कुछ उधार लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो जीव विज्ञान क्या करता है, जीव को संपूर्णता में देखता है। जीव विज्ञान जीव को संपूर्णता में देखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्कूल का देखना है, हमें अध्ययन करना है, तो स्कूल क्या करेंगे, हमको संपूर्णता में लेंगे। अब संपूर्णता में लेने के बाद फिर क्या करेंगे हम, डिफरेंस एंड डिवाइड। फिर हम करेंगे कि टीचर्स कितने हैं, छात्र कितने हैं, छात्रों में छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, कितने और भी स्टाफ हैं, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और टीचर्स की क्या सैलरी है, बच्चों का ग्रोथ रेट क्या है, तमाम चीज़ों पर हम देखेंगे। जितने उसमें अंदर जाएंगे उतना देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करता है, जीव विज्ञान जीव को संपूर्णता में देखता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक स्कूल का अध्ययन करेंगे तो हम उसको डिवाइड और डिफरेंस करेंगे, फिर उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक है एनाटॉमी यानी शरीर संरचना। जीव विज्ञान किसी जीव को जब संपूर्णता में लेता है तो उसको दो भागों में बांटता है। एक है एनाटॉमी यानी शरीर संरचना। अब जैसे लिया स्कूल की, जब मैंने बात किया तो स्कूल में जितने चीज़ें हैं वो कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं। यानी कोई जीव है, मैं ही कोई जीव हूँ। अब मेरे सारे जो अंग हैं, अंग प्रत्यंग जो भी मेरा है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन करेंगे हम। जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसको एनाटॉमी कहेंगे, शरीर संरचना। फिर दूसरा आता है फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरा क्या है कि जो भी हमारे अंग हैं कैसे कार्य करते हैं, जैसे हाथ का काम क्या है, नाक का काम क्या है, मुंह का काम क्या है, पैर का काम क्या है, इनका हम अलग अलग अध्ययन जब करेंगे तो ये इसको शरीर क्रिया विज्ञान कहा गया है। ठीक है, जीव विज्ञान जीव को संपूर्णता में लेता है,
और उसको दो भागों में बांट करके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में बांट करके उसका अध्ययन करता है। एनाटॉमी में क्या, शरीर संरचना, यानी जो भी कोई जीव है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, सारे अंग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हम देखते हैं। फिर उसके बाद आता है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कोई भी अंग कैसे कार्य करता है, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रेरित होकर के अगस्ट कॉम्ट ने बात किया है सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स का। अब ये भी समाज को एक जीव के रूप में या एक वस्तु के रूप में या एक समग्र के रूप में समाज को लेते हैं और उसमें दो पार्ट करके अध्ययन करते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भाग में बांट के उसको देखते हैं। अब यहाँ है सोशल स्टैटिक्स, यानी सामाजिक स्थितिकी। और सामाजिक स्थितिकी क्या है, जैसे समाज है तो समाज की जो संरचना है, यानी जैसे मान लीजिए मैं एक समाज हूँ तो सारी जो मेरी चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं, जो मैंने बताया ना वही जीव विज्ञान से एकदम ठीक ठीक वैसे उठा लिया है। जैसे मान लीजिए कोई समिति है, संस्था है, समुदाय है, ये सारी चीज़ें मिलकर ये कैसे हैं, इनका अध्ययन करना ही सामाजिक स्थितिकी है। यानी समाज की जो संरचना है, सारी चीज़ें आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनको देखना, उनकी बात करना, उनका अध्ययन करना क्या है, सामाजिक स्थितिकी है। दूसरा क्या है, सोशल डायनेमिक्स। अब गतिकी में क्या है कि अब जो जैसे मान लीजिए समिति है, संस्था है, समुदाय है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसमें समिति का कार्य क्या है, संस्था का कार्य क्या है, समुदाय का कार्य क्या है, जब हम इन चीज़ों को देखने लग जाते हैं तो सामाजिक गतिकी में आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए समाज है, समाज में अब यहाँ पे समिति हो गया, यहाँ पे संस्था हो गया, यहाँ समुदाय हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है सब। तो ये इस पूरे बॉडी को सामाजिक स्थितिकी कहते हैं। संरचना के जितने भी अंग हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं, इस जुड़े हुए रूप को ही सामाजिक स्थितिकी कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जब हम इसमें से किसी एक के कार्य की बात करने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए संस्था है, अब हम इसकी अगर बात करने लग जाएं, इसकी क्रियाविधि की बात करने लग जाएं, इसकी क्या कार्य है, क्या गुण है, क्या दोष है, ये तमाम चीज़ों की अगर हम बात करने लग जाएंगे तो ये हो जाएगा सामाजिक गतिकी। अगर इसकी समिति है यहाँ पे मान लीजिए, जब हम इसकी बात करने लग जाएंगे समिति क्या होती है, इसके क्या गुण है, क्या दोष है, क्या लाभ है, क्या हानि है, तमाम चीज़ें जब हम इसका पर्टिकुलर जब अध्ययन करने लग जाएंगे हम, तो ये सामाजिक गतिकी हो जाएगा। यानी समाज जो है या जिसका हम अध्ययन करने चल रहे हैं, उसकी जो तमाम सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उस जुड़े हुए रूप को सामाजिक स्थितिकी कहेंगे हम। और जब किसी एक के कार्य की बात करेंगे तो सामाजिक गतिकी हो जाएगा। मैं हूँ, मेरा सारा रूप, ये पूरा सब चीज़ें जॉइंट है मेरी, तो ये मेरा संयुक्त रूप जो है वो सामाजिक स्थितिकी है। लेकिन जब मेरा हाथ कार्य कर रहा है, जब हाथ की बात करेंगे तो सामाजिक गतिकी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है समाज क्या है। अब ये हमने अगस्ट कॉम्ट का पूरा देख लिया, इनका जो जितना योगदान था समाजशास्त्र में, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने शुरुआत में देखा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है, विषय कैसे बनता है, जबकि ह्यूमैनिटीज़ में इतने सारे सब्जेक्ट थे तो सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने उसको भी देखा। फिर आते हैं कि इनका क्या था, दिमागी शुद्धता क्या था, सेरेब्रल हाइजीन क्या था, उसको हम लोगों ने देखा। फिर लॉ ऑफ 3 स्टेज मैंने देखा, और उसके बाद प्रत्यक्षवाद देख ही लिया था उसी में। फिर आज हमने विज्ञानों का संस्करण भी देख लिया, और उसके बाद ये देख लिया कि जीव विज्ञान के अनुसार किस तरह से अगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी की बात करते हैं। जैसे बात करता है ना वो कि जीव को संपूर्णता में देखता है, उसको दो भागों में डिवाइड करके देखता है, तो उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट ठीक उठाते हैं अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र में। समाज को एक जीव के रूप में देखते हैं और उसको अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांट देते हैं, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिकी बांट देते हैं। तो हमने सारी चीज़ें देख ली। अब क्या आता है कि समाज एक सामूहिक सावयव है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि समाज एक सामूहिक सावयव है। समाज को एक अवयव के रूप में भी हमने बताया था कि जीव विज्ञान से उठाते हैं अगस्ट कॉम्ट, तो सामूहिक सावयव की बात करते हैं। समाज क्या एक सामूहिक सावयव है, इसकी बात अगस्ट कॉम्ट करते हैं। लेकिन इसी से संबंधित 3 स्टेटमेंट हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑप्शन जब देखते हैं क्वेश्चन में तो गलत ऑप्शन हमारे चले जाते हैं, क्योंकि ये तीनों नाम रहेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा इस तरह का
जैसे मान लीजिए समाज एक सामूहिक सावयव क्वेश्चन बन गया, आप ये जानते हैं कि अगस्ट कॉम्ट का है, लेकिन यहाँ पे दुर्खिम भी आ जाएंगे और स्पेंसर भी आ जाएंगे ऑप्शन में। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा माइन्यूट अंतर है, इन चीज़ों को आप अच्छे से पकड़ लें कि समाज एक सामूहिक सावयव, जब सामूहिक की बात आ जाए तो अगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे। सामूहिक सावयव है तो क्या हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट हो जाएंगे। और जब दूसरा आता है समाज एक सावयव है, ठीक है, यहाँ पे सावयव जब आ जाएगा, समाज एक सावयव है तो दुर्खिम हो जाएंगे। समाज एक सामूहिक सावयव है तो हो जाएगा कॉम्ट, समाज एक सावयव है तो दुर्खिम हो जाएगा, और समाज एक सावयव के समान है तो स्पेंसर हो जाएगा। आगे जब हम अगली वीडियो में, अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे दुर्खिम को, स्पेंसर को पढ़ेंगे, तो और भी चीज़ें हम बताएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को आज देखा। फिर आता है परिभाषा, अगर हम देख लें समाजशास्त्र की तो क्या है, इन्होंने अगस्ट कॉम्ट के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अब यहाँ पे देखने की वाली बात यह है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है और प्रगति, प्रगति के लिए इन्होंने प्रोसेस शब्द का यूज किया है। यद्यपि प्रगति के लिए प्रोग्रेस होता है, लेकिन इन्होंने प्रोसेस शब्द का प्रयोग किया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रोग्रेस नहीं प्रोसेस होगा, ठीक है। और यहाँ व्यवस्था के लिए हमने ऑर्डर कहा है, ठीक है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। आइए, इनकी कुछ किताबें हैं उसको देख लेते हैं। इनकी पहली बुक है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। ये 1830 से 1842 के बीच में 6 खंडों में आई थी। कई बार ये क्वेश्चन बना है कि ये पुस्तक कितने खंडों में आई है। तो आप लोग जब भी कोई बुक का वो लर्न कर रहे हैं आप लोग, तो याद रखें कि कोई बुक कितने खंडों में आई है। जो बुक जितने खंडों में आई हुई है, आप उन खंडों को भी नोट कर लिया करें। कोई क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, पहले बहुत सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब बहुत जटिल हो गया है। तो 1830 से 1842 में 6 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में क्या किया था, आजकल ये क्वेश्चन बनने लगा कि किस पुस्तक में किसने क्या कहा है। अगस्ट कॉम्ट ने अपनी ये बात किस पुस्तक में कही है, एमाइल दुर्खिम ने अपनी ये बात किस पुस्तक में कही है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आप लोग जब भी जो भी चीज़ें लिखवाई जाएँ, जो भी चीज़ें बताई जाएँ, उनको आप एकदम ध्यान रखें कि और पूरी चीज़ें नोट कर लिया करें। जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाज को भी कोई मान लीजिए क्वेश्चन सेट हल कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं दी गई उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ें आप। ये मत सोचिए कि नहीं चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर देख लिया, बात खत्म हो गया। आप जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे, पूरा जो व्याख्या दिया गया उसको भी देखते रहें, व्याख्या में क्या क्या कहा गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने प्रत्यक्षवाद की बात किया है, पॉजिटिविज्म की, जो मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा क्या है, विज्ञानों का संस्करण। विज्ञानों के संस्करण की बात हमने आज देखा है। और समाजशास्त्र का उल्लेख, समाजशास्त्र शब्द का उल्लेख अगर पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि समाजशास्त्र शब्द का उल्लेख अगस्ट कॉम्ट ने किस पुस्तक में किया है, तो ये आ जाएगा सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। क्वेश्चन बन जाए कि विज्ञानों के संस्करण की बात अगस्ट कॉम्ट ने किस पुस्तक में किया है, तो सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी आ जाएगा। और क्वेश्चन ये बन जाएगा कितने खंडों में आई थी ये पुस्तक, तो 1830 से 1842 के बीच में 6 खंडों में ये किताब आई थी। फिर आ जाएगा पॉजिटिव पॉलिटी, ये दूसरी बुक है इनकी। ये आई थी 1851 में से 1854 में, 4 खंडों में आई थी। इसमें इन्होंने मानवता के धर्म की बात की और नीति शास्त्र का उल्लेख किया। आपको पता होना चाहिए कि जो विज्ञानों का संस्करण इन्होंने दिया है, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें ये आगे चल कर बात करते हैं कि आने वाले समय में नीति शास्त्र भी आ सकता है, नीति शास्त्र आ जाएगा। तो एक बार मैं जब पीजीटी का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि समाजशास्त्र के बाद अगस्ट कॉम्ट ने किसकी बात किया, तो मैंने कहा सर नीति शास्त्र की बात किया था। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आता है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ये 1852 में आई थी। इसका कोई खंड नहीं है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें इन्होंने प्रजातंत्र का उल्लेख किया था। अगर क्वेश्चन बन जाए कि अगस्ट कॉम्ट ने प्रजातंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया है, तो कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म 1852 हो जाएगा।
ठीक है। फिर इनकी चौथी फोर्थ बुक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो 1956 में आई थी। और पांचवी बुक है इनकी एजुकेशन एंड सोसाइटी, जो मरणोपरांत आई थी। तो आज हमने ये सारी चीज़ें देखी कि अगस्त कॉम्ट ने कैसे क्या किया, कैसे समाजशास्त्र आया। आज हमने पूरा डिटेल में देखा। लगातार 3-4 दिनों से हम लोग अगस्त कॉम्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे कि अगस्त कॉम्ट कहाँ पैदा हुए, इनका कैसा जीवन रहा, कैसा कार्यकाल रहा, सब कुछ देखा हमने। और फिर समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे होती है, जब ह्यूमैनिटीज़ में इतने सारे सब्जेक्ट थे ही, क्या पॉलिटिकल साइंस था, और अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, तमाम सारे सब्जेक्ट थे जब ह्यूमैनिटीज़ में। तो सोशियोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसको भी हमने देखा ही था कि नहीं, इसलिए समाजशास्त्र की ज़रूरत पड़ी थी। फिर इनके जितने सिद्धांत थे, जितना इनका योगदान था समाजशास्त्र में, हमने उन सारी चीज़ों को देखा। आज हमने देखा कि विज्ञानों का वर्गीकरण देखा। आप देखते होंगे कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे अगस्त कॉम्ट के आगे 1798, 1857 जरूर लिखता हूँ मैं। आप जब भी किसी समाजशास्त्री को पढ़ें तो उनका जीवन काल जरूर देखा करें। हम जितने भी समाजशास्त्रियों को पढ़े हैं हमें सब याद है कि कौन किस, उनका जीवन काल हमें याद है पूरा। आप जिसका भी पूछेंगे हम सब फटाफट बता सकते हैं आपको। तो आप भी इस चीज़ को याद नोट किया करें। जब भी मैं यहाँ लिखता हूँ अगस्त कॉम्टे, या आगे मैं दुर्खिम लिखूंगा, या मैं आगे स्पेंसर लिखूंगा, जो भी मैं लिखूंगा तो मैं वहाँ उनका जीवन काल यहाँ जरूर लिखता हूँ। और आप लोग इसको रट लीजिएगा। अक्सर क्वेश्चन ये भी बन जाता है इनका जीवन काल क्या रहा है। और कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि अगस्त कॉम्ट दे दिया, दुर्खिम दे दिया, स्पेंसर दे दिया, कार्ल मार्क्स दे दिया। अब पूछ देगा कि इनको सिस्टम से करें, कब कौन कैसे पैदा हुआ था, तो उम्र के अनुसार दे देता है, तो फिर उसको जोड़ना पड़ता है। अगर आप ये याद किए रहेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको बताऊं, मैं जो अपना नोट्स मैंने बनाया है पढ़ने के लिए, उसमें मैंने ये भी लिखा है जीवन काल, और यहाँ पे मैंने इक्वल टू ये भी लिख दिया है कि कितने उम्र तक जिया है इन्होंने। मैं ऐसे सब में लिखा हुआ हूँ, यहाँ आप लोग जोड़ लीजिएगा। और जब मैं समाजशास्त्र लिखता हूँ तो 1838 लिखता हूँ। आप देखते होंगे क्यों लिखता हूँ, क्योंकि ये 1838 में समाजशास्त्र आया था, इसलिए मैं 1838 जरूर लिख देता हूँ। तो सारी चीज़ें आज हमने बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको फिर से बता सकता हूँ। और कोई चीज़ न आए तो उसको बार बार पूछ लेना चाहिए। सर में इसमें नहीं कि हम नहीं जानते, सर में ये है कि हम जानना नहीं चाहते। तो किसी चीज़ में शर्म न करें, पूछ लिया करें। और मैंने आपको बता दिया, एक बार इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मैथ विज्ञानों के वर्गीकरण के माध्यम से इन्होंने समाज को और उस समाज को देखते हुए उसका वर्गीकरण किया है इन्होंने। तो सबसे नीचे इन्होंने मैथ को रखा, सबसे आधारभूत, सबसे दोष रहित, सबसे सरल, सबसे सामान्य विज्ञान मैथ था। इसके बाद यही से जटिलता शुरू हो जाती है, सरलता कम हो जाती है, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, अंतर्निर्भरता बढ़नी शुरू हो जाती है। मैथ होता है, मैथ के बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद सोशियोलॉजी। यानी हर कोई किसी के ऊपर निर्भर है, और सबसे ज़्यादा निर्भर सोशियोलॉजी सबके ऊपर। इसीलिए इसको विज्ञानों की महारानी तक कर डाला है अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, इसी तरह से हमारा समाज भी था, सबसे सामान्य हुआ करता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने लगी, सामान्यता कम हो गई, जटिलता बढ़ने लगी। तो मैंने समझा दिया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए अब कि इसके आधार पर समाज को समझना। फिर इसके बाद हमने बात किया जीव विज्ञान जीव को संपूर्णता में देखता है, इसकी बात हमने कर लिया। एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। फिर इसी तरह से कॉम्ट ने सोशल स्टैटिक्स की बात किया, सोशल डायनेमिक्स की बात किया। तो सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं। आज अगस्त कॉम्ट ख़त्म हो रहे हैं। अब हम अगले क्लास में स्पेंसर या दुर्खिम को ही स्टार्ट करेंगे, और इस कॉम्ट से संबंधित, इस पूरे लेक्चर से संबंधित, पूरे समाजशास्त्र से संबंधित आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।